आज हमारे पास एक ऐसी किताब है जो एक बहुत ही अजीब और शायद थोड़ी असहज करने वाली बात कहती है। किताब का नाम है द करेज टू बी डिसलाइक्ड, जिसे इचिरो किशीमी और फुमिता कोगा ने लिखा है। ये किताब सीधे सीधे एक सवाल पूछती है, क्या सच्ची खुशी और आज़ादी पाने के लिए किसी को नापसंद किए जाने की हिम्मत रखनी होगी? बिल्कुल। ये एक दार्शनिक और एक नौजवान के बीच की बातचीत है जो मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड एडलर के विचारों पर आधारित हैं। तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे कि क्या आज़ादी का रास्ता दूसरों से दूर जाने में है या उनके बीच रहकर भी आज़ाद रहने की कला सीखने में है? ये सवाल ही मुझे लगता है इस किताब का सार है, और इसका जवाब हमारी जो आम सोच है ना, उसको पूरी तरह से पलट देता है। कैसे? हम अक्सर यही मानते हैं कि खुशी तब मिलती है जब लोग हमें पसंद करते हैं, जब हम समाज में फिट होते हैं। लेकिन एडलर की साइकोलॉजी कहती है कि ये रास्ता आज़ादी का नहीं बल्कि गुलामी का है। ये किताब हमें सिखाती है कि अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में लेने का मतलब है दूसरों की उम्मीदों के बोझ से खुद को आज़ाद करना, और इसके लिए हिम्मत चाहिए। चलिए इसकी शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से किताब करती है, एक बहुत ही मजबूत और शायद विवादास्पद विचार से। किताब कहती है, तुम्हारा अतीत तुम्हारे भविष्य का फैसला नहीं करता। एडलर इसे टेलियोलॉजी कहते हैं, यानी हम अपने अनुभवों के कारण नहीं बल्कि अपने लक्ष्यों के कारण काम करते हैं। मतलब अगर कोई दुखी है तो इसलिए नहीं कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ था, बल्कि इसलिए कि उसने अनजाने में दुखी बने रहने का लक्ष्य चुना है। ये सुनने में थोड़ा कठोर लगता है। हाँ, ये कठोर लग सकता है, और यहीं पे एडलर और फ्रॉइड के बीच का जो सबसे बड़ा दार्शनिक अंतर है वो सामने आता है। अच्छा? फ्रॉइड के लिए हम सब अपने अतीत के सुरागों को सुलझाने वाले जासूस हैं। हमारी आज की समस्याएं हमारे बचपन के किसी ट्रॉमा या दबी हुई इच्छाओं का नतीजा हैं। लेकिन एडलर के लिए हम भविष्य के लक्ष्यों को बनाने वाले आर्किटेक्ट हैं। आर्किटेक्ट। तो एडलर के हिसाब से सवाल ये नहीं है कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, सवाल ये है कि आप इस अनुभव का इस्तेमाल आज किस मकसद के लिए कर रहे हैं। ये सोच को 180 डिग्री घुमा देता है। एक मिनट, लेकिन ये कहना कि किसी ने दुखी रहना चुना है, क्या ये उन लोगों के प्रति थोड़ा असंवेदनशील नहीं है जो सच में मानसिक पीड़ा या डिप्रेशन से गुजर रहे हैं? ऐसा लगता है जैसे हम उनकी तकलीफ को कम आंक रहे हैं। क्या एडलर की फिलॉसफी इस पर कोई रोशनी डालती है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और एडलर ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि ट्रॉमा या दर्द असली नहीं होता। दर्द बिल्कुल असली है, लेकिन उनका कहना है कि उस दर्द को हम क्या मतलब देते हैं ये हमारे हाथ में है। किताब में एक उदाहरण है। मान लीजिए किसी का बचपन मुश्किलों भरा था। अब वो इंसान दो रास्ते चुन सकता है। एक, वो कह सकता है मेरा बचपन खराब था इसलिए मैं कभी सफल नहीं हो सकता। यहाँ उसने अपने अतीत को एक दीवार बना लिया। ठीक है। दूसरा, वो कह सकता है क्योंकि मेरा बचपन मुश्किल था मैं समझता हूं कि दूसरों की मदद कैसे करनी है। यहाँ उसने उसी अनुभव को एक सीढ़ी बना लिया। एडलर कहते हैं कि ट्रॉमा अपने आप में कुछ नहीं करता, हम उसे जो कहानी सुनाते हैं ना, वो हमारी जिंदगी तय करती है। लक्ष्य हमेशा भविष्य में होता है, अतीत में नहीं। ठीक है, तो ये है कि हम अपने अनुभवों के शिकार नहीं हैं, बल्कि हम अपने अनुभवों के के मालिक हैं। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाली बात है, और यहीं से शायद बात उस जगह पहुंचती है जहां किताब का दावा है कि हमारी लगभग हर समस्या दूसरे लोगों से जुड़ी होती है। बिल्कुल। जरा सोचिए, अगर कोई इंसान इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में बिल्कुल अकेला होता तो क्या उसे कोई समस्या होती? शायद नहीं। अकेलापन होता, पर हाँ, अकेलापन होता, लेकिन चिंता, डर, जलन, खुद को कम समझना, ये सब भावनाएं होती ही नहीं। ये सारी भावनाएं तभी पैदा होती हैं जब हम खुद की तुलना दूसरों से करते हैं। जब हम ये सोचते हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, या मैं उससे बेहतर हूं या नहीं। तो इस लिहाज से हमारी सारी परेशानियां असल में सामाजिक परेशानियां हैं। ठीक है, अगर हमारी सारी परेशानियां दूसरे लोगों से जुड़ी हैं तो इसका मतलब है कि हम लगातार उनके बारे में सोच रहे हैं। और यहीं से शायद वो आदत पैदा होती है जिसे किताब सबसे खतरनाक मानती है, हर बात में दूसरों की हाँ या ना का इंतजार करना, उनसे अप्रूवल या मंजूरी मांगना। सही पकड़ा आपने। ये एक ऐसा जाल है जिसमें हम सब कभी ना कभी फंसते हैं। जब हम दूसरों की मंजूरी के लिए जीते हैं तो हम अपनी जिंदगी नहीं जी रहे होते, हम दूसरों की उम्मीदों की जिंदगी जी रहे होते हैं। जैसे हम वो कपड़े पहनते हैं जो दूसरों को पसंद आए,
वो करियर चुनते हैं जो समाज में इज्जतदार माना जाए। हम अपनी राय भी दूसरों की पसंद के हिसाब से बदल लेते हैं। ऐसा करके हम अपनी आजादी गिरवी रख देते हैं। और यहीं पर किताब का शीर्षक करेज टू बी डिसलाइक्ड यानी नापसंद होने की हिम्मत सही मायनों में सामने आता है। ये सुनने में बहुत नेगेटिव लगता है ना, जैसे हमें जानबूझकर ऐसा कुछ करना है कि लोग हमें नापसंद करें। नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सबसे झगड़ा करें या जानबूझकर बुरे बने। इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि आप अपने सिद्धांतों और अपने रास्ते पर चलें, भले ही उसकी वजह से कोई आपसे नाखुश हो जाए। अच्छा। सच्चे आज़ादी का मतलब ही ये है कि आप ये स्वीकार कर लें कि हर कोई आपको पसंद नहीं करेगा, और ये ठीक है। अगर कोई आपको नापसंद करता है तो ये इस बात का सबूत है कि आप आपकी शर्तों पर जी रहे हैं। जो इंसान सबको खुश करने की कोशिश करता है वो असल में सबसे बड़ा धोखा खुद को दे रहा होता है। ये जो टास्क सेपरेशन या कामों का बंटवारा वाला आइडिया है, सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन असल जिंदगी में मान लीजिए कोई करीबी दोस्त अपनी सेहत बिगाड़ रहा है, स्मोकिंग कर रहा है या बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा है, क्या ये कहना काफी है कि ये उसका काम है, मेरा नहीं? कहां पर मदद और कहां पर दखलंदाजी के बीच की लकीर खींची जाए? ये किताब इस उलझन के बारे में क्या कहती है? ये सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी हिस्सा है। टास्क सेपरेशन कहता है कि हमें यह पहचानना होगा कि क्या हमारा काम है और क्या दूसरों का। ठीक है। आपके दोस्त का अपनी सेहत का ख्याल रखना उसका काम है। आप उसे सलाह दे सकते हैं, अपनी चिंता जाहिर कर सकते हैं, मदद की पेशकश कर सकते हैं, ये आपका काम है। लेकिन फैसला तो उसे ही लेना है। बिल्कुल, आखिरकार फैसला उसे ही लेना है। अगर आप जबरदस्ती करने लगेंगे, उसे बदलने की कोशिश करेंगे, तो आप उसके काम में दखल दे रहे हैं। इससे रिश्ता भी खराब होगा और नतीजा भी नहीं निकलेगा। लकीर यहाँ खींचती है। आप मदद कर सकते हैं, लेकिन आप किसी की जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं ले सकते। घोड़े को पानी तक ले जाने वाले बात। हाँ, घोड़े को पानी तक ले जाना आपका काम है, पानी पीना या ना पीना घोड़े का काम है। तो अगर मैं सही समझ रहा हूं तो मेरे मन में जो रिजेक्शन का डर है, या जब मैं किसी की मदद करने के लिए हद से ज्यादा परेशान हो जाता हूं, तो वो असल में इसलिए है क्योंकि मैं दूसरे के टास्क में दखल दे रहा हूं। एकदम सही। ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। इसका मतलब है कि मुझे इस बात की चिंता करनी ही नहीं चाहिए कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि वो उनका काम है। एकदम सही। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये पूरी तरह से उनका काम है। आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते और आपको करना भी नहीं चाहिए। आपका काम है ईमानदारी से और अपने मूल्यों के हिसाब से जीना। ये कुछ ऐसा है जैसे हम सोशल मीडिया पर कोई फोटो पोस्ट करते हैं। हमने फोटो पोस्ट की, ये हमारा काम था। अब कोई उसे लाइक करता है, कमेंट करता है या नजरअंदाज कर देता है, ये उनका काम है। जिस पल हम लाइक्स गिनने लगते हैं और परेशान होते हैं, हम अपनी आज़ादी और अपनी खुशी की चाबी दूसरों के हाथ में दे देते हैं। इसी से जुड़ी एक और बात है, हीन भावना या इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। हाँ, किताब कहती है कि ये भी एक तरह का झूठ है। खुद को कभी कभी दूसरों से कम महसूस करना स्वाभाविक है, लेकिन कॉम्प्लेक्स तब बनता है जब हम इसे एक बहाने की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं। हाँ, ये फिर से उसी लक्ष्य आधारित सोच मतलब टेलियोलॉजी से जुड़ता है। हीन भावना एक तरह की ढाल है जिसे हम खुद उठाते हैं। ढाल? हम कहते हैं मैं तो हूं ही कमजोर या मुझ में टैलेंट नहीं है, ताकि हमें लड़ाई के मैदान में उतरना ही ना पड़े। ये हारने के डर से खेलने से ही मना कर देने जैसा है। व्यक्ति मैं ये नहीं कर सकता का बहाना इसलिए बनाता है ताकि उसे कोशिश करने की हिम्मत न दिखानी पड़े और वो नाकामी के डर से बचा रहे। ये एक झूठा आराम है। तो अगर खुशी दूसरों की मंजूरी से नहीं मिलती और हीन भावना सिर्फ एक बहाना है, तो फिर असली खुशी मिलती कहां से? किताब का जवाब है योगदान से। कंट्रीब्यूशन, ये क्या है? योगदान का मतलब है ये महसूस करना कि आप इस समाज का, इस दुनिया का एक हिस्सा हैं और आप इसमें कुछ मूल्य जोड़ रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि आप कोई बहुत बड़ा काम करें, जैसे दुनिया को बचाना। अच्छा। एक छोटी सी मुस्कान, किसी की मदद करना, अपना काम ईमानदारी से करना, ये सब योगदान है। जब हमें यह एहसास होता है कि मैं किसी के काम आ रहा हूं, तब हमें अपनेपन की और अपने मूल्य की सच्ची भावना महसूस होती है। ये खुशी बाहर से नहीं, अंदर से आती है। मतलब सवाल को पूरी तरह से बदलना होगा। हाँ, क्या लोग मुझे पसंद करेंगे, या मैं दूसरों से बेहतर कैसे बनूं? इसकी जगह सवाल होना चाहिए,
मैं आज क्या योगदान दे सकता हूँ। बिल्कुल। और जैसे ही ध्यान योगदान पर जाता है, एक और चीज अपने आप खत्म हो जाती है, प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा। किताब कहती है कि जिंदगी कोई रेस नहीं है जिसमें आपको दूसरों से आगे निकलना है। यहाँ कोई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं आता। हम सब एक ही सतह पर चल रहे हैं, बस दिशाएं अलग हो सकती हैं। दूसरों से तुलना करना आपको हमेशा दुखी और असुरक्षित बनाएगा। लेकिन जब आप अपनी ग्रोथ पर और अपने योगदान पर ध्यान देते हैं, तो दूसरे लोग आपके प्रतियोगी नहीं बल्कि साथी बन जाते हैं। और आखिर में किताब एक बहुत ही शांत और शक्तिशाली विचार पर खत्म होती है। भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे को छोड़कर अभी इसी पल में पूरी तरह से जीना। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई प्लानिंग ना करें। इसका मतलब है कि जीवन को एक मंजिल की तरह ना देखें, बल्कि एक यात्रा की तरह देखें। अगर कोई सोचे कि जब मैं सफल हो जाऊंगा तब खुश होऊंगा, तो वो अपनी पूरी यात्रा को सिर्फ एक तैयारी मानकर बर्बाद कर रहा है। एडलर के अनुसार हर पल अपने आप में पूरा है। जैसे एक डांस होता है, डांस का मकसद किसी खास जगह पहुंचना नहीं होता, बिल्कुल, बल्कि डांस करना ही अपने आप में एक मकसद है। बिल्कुल। हर कदम एक मंजिल है। जिंदगी भी ऐसी ही है। तो इन सब बातों को एक साथ रखकर देखें तो इसका सार क्या निकलता है? ये किताब हमें एक नक्शा दे रही है जो कहता है कि सच्ची आजादी और खुशी का रास्ता हमारे अंदर से ही होकर जाता है। हाँ, ये एक बहुत ही मजबूत व्यक्तिगत स्वतंत्रता की तस्वीर है। ये कहती है कि आपकी खुशी की जिम्मेदारी पूरी तरह से आपकी है। आप अपने अतीत से बंधे नहीं हैं, आप दूसरों की राय के गुलाम नहीं हैं। आप अपने कामों को पहचानकर, समाज में योगदान देकर और हर पल को पूरी तरह जीकर अपनी खुशी खुद बना सकते हैं। ये अपनी कहानी, अपनी खुशी का कंट्रोल अपने हाथों में लेने के बारे में है, चाहे बाहरी हालात कुछ भी हों। ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है जिस पे हमने शुरू में बात की थी। अगर हमारी सारी समस्याएं असल में दूसरे लोगों से जुड़ी हैं, तो क्या सच्ची आजादी पूरी तरह अकेले रहने में है, या फिर इसका असली मतलब लोगों के बीच रहते हुए भी अपने और दूसरों के कामों के बीच की उस महीन रेखा को खींचने की कला सीखने में है? शायद असली हिम्मत अकेले होने में नहीं, बल्कि जुड़े रहकर भी आजाद रहने में है।